हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एजुकेटिव बेस्ड जीके के प्रैक्टिस सेशन का क्लास 4 करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैंने सीजीएल और सीएचएसएल 2026 को टारगेट करते हुए एजुकेटिव बेस्ड जीके का बैच लॉन्च किया हुआ है, जहां पर हम 25 एमसीक्यूज करते हैं और इसके अलावा 5 करंट अफेयर्स भी यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं सभी क्लासेस के साथ में। ये जो बैच है इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बैच के ग्रुप में ही मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैच लिया हुआ है या फिर नहीं भी लिया हुआ है, तब भी आपको क्लासेस देखने के बाद सारी चीज़ों को रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप केवल क्लासेस देख लेते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। यहाँ पर आपसे कहा गया है बौद्ध मूर्ति कला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि इसमें से जो मथुरा, भरूच और सांची स्तूप है, ये कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले यहाँ पर आएगा भरूच स्तूप, उसके बाद सांची स्तूप और इसके अलावा फिर मथुरा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे भरूच स्तूप की। इसको 2nd सेंचुरी BCE के टाइम पर बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। भरूच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो है बुद्धिस्ट आर्ट का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1873। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरूच स्तूप को किसने एक्सकेवेट कराया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसको एक्सकेवेट कराया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, इट फीचर्स नैरेटिव रिलीफ डिपिक्टिंग जातक टेल्स एंड अर्ली बुद्धिस्ट सिंबल्स लाइक बोधि ट्री, फुटप्रिंट एंड व्हील। यहाँ पे जातक टेल्स से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है सिंबल के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर बोधि ट्री बनाया गया है, फुटप्रिंट है और व्हील का यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। ये जो आर्ट है ये काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे डिटेलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। इसके बाद यहाँ पर हम सांची स्तूप की बात करेंगे। तो सांची स्तूप 1 जो है ये मेन स्तूपा है। इसके आसपास ही सांची स्तूप 2 और 3 भी लोकेटेड है। तो ये 1st सेंचुरी BCE के टाइम पर बनवाया गया था। इट इज़ लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांची स्तूप एक यूनेस्को साइट है जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको इंट्रिकेटली कार्व्ड तोरन्स यानी कि गेटवेज दिखेंगे। रेलिंग पर बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड सीन को दिखाया गया है। जातक टेल्स भी यहाँ पर हैं और बुद्धिस्ट सिंबल का यहाँ पर यूज किया गया है। सांची स्तूप के जो भी स्कल्पचर्स हैं वो एक तरीके से ट्रांजिशन को दिखाते हैं। भरूच स्तूप में आपको बहुत ही सिंपल डिजाइन देखने को मिलेगा और उससे थोड़ा सा डिटेल्ड डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है मथुरा, जो कि 1st और 2nd सेंचुरी BCE के टाइम पर डेवलप हुआ था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। तो ये कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर डेवलप हुआ और इसको जाना जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक डिपिक्शंस के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके पहले जब भी बुद्धा के यहाँ पे नैरेटिव्स को दिखाया जा रहा था तो सिंबल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जब डेवलप हुआ तो यहाँ पर बुद्धा को ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया जाने लगा। तो इसी वजह से ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि बुद्धा और बोधिसत्वा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया।
ये स्टाइल रिप्रेजेंट करता है क्लियर शिफ्ट फ्रॉम सिंबॉलिक टू ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पहले सिंबल्स का यूज करके डिपिक्शन कर रहे थे, चीज़ों को दिखा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया और जो भी फिगर यहाँ पर बनाए गए वहाँ पर इंट्रिकेट डिटेलिंग यानी छोटी छोटी डिटेल का भी ध्यान रखा गया। स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस भी यहाँ पर दिखाए गए थे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे भरूच स्तूप है, उसके बाद सांची स्तूप 1 है, उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मिलेगा। ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है मथुरा एंड गांधार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे। मैंने इसका क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर दिया है, सीजीएल मेंस की सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको डिटेल में भी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिथरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट। यहाँ पर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है तमिलनाडु का जो चिथरई फेस्टिवल होता है जिसको मदुरई में मनाया जाता है, इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है द चिथरई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द तमिल मंथ ऑफ मरगाजी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको तमिल मंथ जो है मरगाजी उसके टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है लॉर्ड कल्लजघर अराइव्स ऑन ए गोल्डन हॉर्स। भगवान कल्लजघर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन होता है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है द फेस्टिवल इज हेल्ड एक्सक्लूसिवली इन दिसंबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस फेस्टिवल को दिसंबर में मनाते हैं। फोर्थ यहाँ पे है द फेस्टिवल एंड्स विथ ए गेम ऑफ बुल फाइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो खेल है इसकी समाप्ति बैल के लड़ाई के साथ में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कल्लजघर जो हैं ये गोल्डन हॉर्स पर आते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का फेस्टिवल पूछा गया है, तो तमिलनाडु के सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है पोंगल। ये 4 डेज का फेस्टिवल होता है और एग्जाम में ये जो 4 डेज होता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला दिन जो होता है उसको भोगी पोंगल कहा जाता है। फर्स्ट डे इन्वॉल्व्स क्लीनिंग ऑफ द हाउस। पहले दिन घर को क्लीन किया जाता है, ओल्ड आइटम को जला दिया जाता है, जिससे कि नई शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। सेकेंड यहाँ पे जो डे होता है उसको थाई पोंगल या फिर सूर्या पोंगल कहते हैं, क्योंकि उस दिन सन की वर्शिप की जाती है यानी सूर्य की पूजा की जाती है और यही मेन डे होता है। इस दिन पर राइस, मिल्क और जैगरी को बॉईल किया जाता है क्ले पॉट में। थर्ड डे यहाँ पर होता है मातू पोंगल, जिसको हम कैटल वर्शिप यहाँ पर किया जाता है उस दिन पर, और ये डेडिकेटेड होता है कैटल को, क्योंकि वो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। फोर्थ डे यहाँ पर होता है कानुम पोंगल, जहाँ पर फैमिली गैदरिंग होता है। तो ये जो कीवर्ड है ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है थाई पुसम फेस्टिवल। थाई पुसम फेस्टिवल को जनवरी या फरवरी में मनाते हैं और ये फुल मून डे के दिन मनाया जाता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन। तो ये भगवान मुरुगन को डेडिकेटेड होता है। डिवोटीज यहाँ पे कवाड़ीज यानी कि जो डेकोरेटेड आर्चेज होते हैं उनको कैरी करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगला यहाँ पे आता है कार्तिकेय दीपम, जो कि नवंबर या दिसंबर में मनाया जाता है। इसको हम दिवाली ऑफ द साउथ भी कह देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चिथरई फेस्टिवल है। इसको अप्रैल या मई में मनाया जाता है मदुरई में। इट री इनैक्ट्स दी सेलेस्टियल वेडिंग ऑफ गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर। तो यहाँ पर जो गॉडेस मीनाक्षी हैं और लॉर्ड सुंदरेश्वर, उनका जो वेडिंग है उसको री इनैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है महामहम फेस्टिवल, जो कि हर 12 साल पर होता है और ये कुंभकोणम में मनाया जाता है। इसको हम कुंभ मेला ऑफ द साउथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 12 ईयर्स पर आता है। तो अब ये 2028 में होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस दिन में जो महामहम टैंक है वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं। अगला यहाँ पे है पुथांडु फेस्टिवल, जिसको 14 अप्रैल को मनाते हैं। ये तमिल न्यू ईयर होता है। पीपल डेकोरेट होम्स विथ कोलम। राइस फ्लोर के पैटर्न बनाते हैं, यानी कि एक तरीके से रंगोली बनाया जाता है और इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है
जिसको कहा जाता है मंगई पछाड़ी। ये नीम, जैगरी और मैंगो से मिला करके बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी स्वीट, बिटर और सावर हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये डिश प्रिपेयर की जाती है। अगला यहाँ पे है मरगाजी म्यूजिक फेस्टिवल। ये चेन्नई में सेलिब्रेट होता है। नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल जो है ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये महाशिवरात्रि के टाइम पर नटराज टेम्पल पर मनाया जाता है चिदम्बरम में। नेक्स्ट फेस्टिवल यहाँ पर है आदि पेरेक्कू। इसको लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज जो है वाटर का, उसकी वजह से मनाया जाता है। अगर यहाँ पर वाटर नहीं होता तो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता, तो इस वजह से इसको पर्टिकुलरली कावेरी रिवर पर मनाते हैं। और इससे जो है मॉनसून का ऑनसेट भी सिंबलाइज होता है। फार्मिंग सीजन की यहाँ पर स्टार्टिंग मानी जाती है। जलीकट्टू की बात करें तो ये ट्रेडिशनल बुल टेमिंग इवेंट होता है, जिसको पोंगल के टाइम पर यहाँ पर कराया जाता है। तो ये यहाँ से आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है? ये क्वेश्चन टफ है, काफ़ी डिटेल में इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक से क्वेश्चन पूछा है। जो लोग इसको सीखते होंगे वही लोग ज़्यादातर इसका आंसर भी कर पाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। जो स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन होता है उसको बंदिश कहा जाता है। अब ये बंदिश होता क्या है, इसको अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग में आपने जो आउटलाइन किया हुआ है उसी को हम बंदिश कह सकते हैं। इसके अलावा आप जो कलर भरते हैं उसमें ड्राइंग में, उसको आप राग कह सकते हैं। अगर आपने बिना आउटलाइन के कलर फिल कर दिया तब भी वो ड्राइंग अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आपने कलर यहाँ पे फिल कर दिया, आउटलाइन नहीं किया, तब भी वो ड्राइंग अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तरीके से जो राग होता है उसका आउटलाइन इसको माना जाता है स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये बंदिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए बंदिश इज ए फिक्स्ड मेलोडिक कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऑफन सेट टू ए स्पेसिफिक राग एंड ताल। तो जो भी राग एंड ताल होते हैं उसी से रिलेटेड होता है फिक्स्ड, और ये म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसको बंदिश कहा जाता है। बंदिश इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट। इनके भी 2 मेन पार्ट होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पार्ट होता है स्थाई और दूसरा होता है अंतरा। अस्थाई इज द इनिशियल पार्ट, यानी कि शुरुआती जो हिस्सा होता है उसको स्थाई कहा जाता है। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको अंतरा कहते हैं। बंदिशेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द घराना सिस्टम। तो ये जो बंदिश होता है ये सभी घराना के लिए अलग अलग होता है। अगर आपने किसी का राग सुना है तो उसमें जिस तरीके से बंदिश का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, आप बता सकते हैं कि ये किस घराना से रिलेटेड होगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर होता था सभी घरानास का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कीर्ति की। तो ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड होता है। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में जो स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होता है उसको कीर्ति कहा जाता है। एग्जाम में कई बार टर्म दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी से या फिर कार्नेटिक म्यूजिक से। तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। ये कीर्ति जो है ये स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होता है कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक का। इसके भी 3 यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे। ओपनिंग जो होता है उसको कहते हैं पल्लवी, मिडिल सेक्शन को अनुपल्लवी, और एंड जहाँ पर होता है उसको चरणम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृतिज ऑफन एम्फसाइज डिवोशनल थीम्स एंड आर कंपोज्ड इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। तो कृति जो है ये डिवोशनल थीम यानी भक्ति पर आधारित चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं और इनको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कंपोज किया जाता है। फेमस कार्नेटिक कंपोजर्स जैसे कि त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जो हैं वो अपने कृतिस के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने डेवलप किया।
नेक्स्ट यहाँ पर गमक की बात करेंगे तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ये भी रिलेटेड है। जो ऑर्नामेंटेशन और एम्बलिशमेंट होता है, जो एक तरीके से नोट्स का सजावट होता है, उसको हम गमक कहते हैं। गमक को अगर मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी म्यूजिशियंस के द्वारा एक राग से दूसरे राग पर स्विच किया जाता है तो इसके बीच में उनके आवाज़ में आपको जो वाइब्रेशन या जो हैवीनेस देखने को मिलता है उसको गमक कहा जाता है। कोई भी नोट है उसको आप कैसे गा रहे हैं उसको यहाँ पर गमक नाम दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स टेक्निक सच एज ऑसिलेशन, स्लाइड एंड बेंड्स टू ब्रिंग आउट दी एसेंस ऑफ ए राग। यानी जो राग है उसको आप किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, उसके बीच में कैसा आवाज़ में वाइब्रेशन होगा, कैसा भारीपन होगा, उसी को गमक कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रस। तो रस इज दी एस्थेटिक और इमोशनल एक्सपीरियंस इवोक्ड इन द लिसनर बाय अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं उस टाइम पर आपके अंदर जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उसी को रस कहा जाता है। जैसे कि आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो इसका मतलब उसका जो रस है वो करुण रस है। करुण रस का मतलब होता है सैडनेस। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ सुन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है तो इसका मतलब है वहाँ पर हास्य रस का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको कोई गाना सुनने के बाद बहुत ही पीस यहाँ पे लगता है, बहुत शांति महसूस होती है, तो वहाँ पर शांत रस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जो कि सुनने वालों को फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेल्ट रैंक एंड कंपटीशन एरिया इन जूडो। यहाँ पर आपसे जूडो का जो बेल्ट रैंक होता है और कंपटीशन एरिया उसके बारे में पूछा हुआ है। जूडो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पहले क्लास में भी डिस्कस की हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, ए रेड एंड वाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विथ जूडोकास फ्रॉम 6th डैन टू 8th डैन लेवल। यहाँ पर लिखा हुआ है लाल और सफ़ेद बेल्ट 6ठे डैन से 8वें डैन स्तर तक के जूडोकाओं से जुड़ी होती है। डैन का मतलब जूडो में होता है जो एडवांस लेवल के प्लेयर होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे कहने की जो रेड और वाइट बेल्ट होता है वो 6th लेवल से 8th लेवल में रिलेटेड होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, ए शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन एडजॉइनिंग कॉम्पिटिशन एरियाज। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच में कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि सेफ्टी जोन 1 मीटर का होना चाहिए, तो 1 मीटर का नहीं, एटलीस्ट 3 मीटर का सेफ्टी जोन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हु ब्रोक द 30-year-old एशियन गेम्स मेंस 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड इन द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलवीर सिंह ने तोड़ा है। रनिंग से ये रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, इसमें इन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यहाँ पर लिखा हुआ है गुलवीर सिंह ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि अगस्त 2024 में हुआ था। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इन्होंने बहादुर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहादुर सिंह ने 1994 में रिकॉर्ड बनाया था 13 मिनट 54.72 सेकेंड्स में इन्होंने रनिंग पूरी की थी, तो उसको इन्होंने कंप्लीट किया है 13 मिनट 54.70 सेकेंड। तो इसी को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसके लिए इनको गोल्ड मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ब्रिक्स STI कोऑपरेशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि ब्रिक्स एसटीआई कोऑपरेशन जो है इसके बारे में सही वाला स्टेटमेंट बताइए। पहला स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड पब्लिक गुड ड्रिवन इनोवेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज गवर्नड ओनली थ्रू एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट। यहाँ पे कहने कि ये केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है। तो यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्रिक्स एसटीआई कोऑपरेशन है ये है क्या। तो ब्रिक्स के जो भी मेंबर नेशन हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी और मेंबर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इनके बीच में एक कोऑपरेशन यहाँ पर बनाया गया है कि जो भी वर्ल्ड के लेवल पर प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या फिर साइंस में कोई नया इनोवेशन हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ब्रिक्स के सभी मेंबर नेशन आपस में वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे जिससे कि सभी का म्यूचुअल बेनिफिट हो पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है द कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इज डिजाइंड टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन के द्वारा एनर्जी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किया जाएगा और जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनोवेट की जाती है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर भी किया जाएगा। इट इज़ नॉट सोलली गवर्नड थ्रू एनुअल हेड ऑफ स्टेट समिट बट इट इंक्लूड सेवरल मिनिस्टेरियल मीटिंग, यानी हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग नहीं, यहाँ पर मिनिस्टेरियल मीटिंग के द्वारा भी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। ये ग्रुप्स में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाए। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो भी ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, नॉलेज शेयरिंग की बात होती है, इन सभी में एक दूसरे से कोऑपरेट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से आपसे पूछा गया है द इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स टुक प्लेस इन डैश शोकेसिंग 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन अक्रॉस 3 वेन्यूज इन न्यू दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन किस वर्ष में हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। तो पहला यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम हुआ था 2023 में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ से अब हम बात करेंगे कि किसने होस्ट किया, इसका मैस्कॉट क्या था। तो होस्ट किया था न्यू दिल्ली ने। मैस्कॉट यहाँ पे उज्ज्वला रखा गया था जो कि एक स्पैरो है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। यहाँ पर 1450 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला करके। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम का चैंपियन कौन रहा, तो हरियाणा ने यहाँ पर टॉप किया था। 105 उनका टोटल मेडल आया था, 40 यहाँ पर गोल्ड मेडल थे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश था और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। तो ये जो क्वेश्चन है ना उत्तर प्रदेश वाला, ये भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर कौन कौन से वो 7 स्पोर्ट थे जो हुए थे, अगर हम उसकी बात करें तो 3 यहाँ पर वेन्यू था, 7 यहाँ पर स्पोर्ट था। पहला यहाँ पे वेन्यू था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स को होस्ट किया गया, पैरा आर्चरी और पावर लिफ्टिंग को। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है, यहाँ पर पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा फुटबॉल हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज आता है, जहाँ पर पैरा शूटिंग को होस्ट किया गया था। तो यहाँ पर 7 स्पोर्ट और 3 वेन्यू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, पढ़ करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। असर्शन में लिखा हुआ है लास्ट मैन इन टावर एक्सप्लोर्स द मोरल एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ड्यूरिंग रैपिड अर्बन डेवलपमेंट इन मुंबई। यहाँ पे लिखा है लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास के दौरान
निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। रीजन यहाँ पर बताया गया है, द नॉवेल फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मुंबईज आर्किटेक्चर एंड इट्स कॉलोनियल पास्ट। यहाँ पे कहने कि इस नॉवेल पर मुंबई का जो आर्किटेक्चर है उसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ए यहाँ पर ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो लास्ट मैन इन द टावर नॉवेल है इसको किसने लिखा था, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप क्लास को देखते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, चूज द करेक्टली मैच्ड केव फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन। सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। यहाँ पर आपको करेक्टली मैच पेयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैलेक्टाइट ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर। स्टैलेक्टाइट जो है वो केव फ्लोर पे ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो होता है। सेकेंड यहाँ पे है स्टैलेग्माइट फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग। स्टैलेग्माइट जो है वो ऊपर से जो वाटर ड्रिप करते हुए जाता है उसकी वजह से बनता है। पिलर यहाँ पे लिखा है हैंग फ्रॉम द केव रूफ, यानी केव का जो छत होता है उससे पिलर लटकता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है स्टैलेक्टाइट फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टैलेग्माइट जो होता है ये जब भी वाटर ड्रिप करता है केव के सीलिंग से तब ये फॉर्म होता है। और यहाँ पे जी लगा हुआ है ना, तो ये ग्राउंड पर फॉर्म होगा। ये चीज़ मैंने आपको लैंड फॉर्म में पढ़ाया है बहुत ज़्यादा डिटेल में। एक बार आप वो जो क्लासेस हैं जियोग्राफी में उसको देख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि इसमें आपको केव का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पर ये चीज़ ऊपर से आपको दिखाई दे रही है, उसको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि स्टैलेक्टाइट में सी लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए कि ये सीलिंग से यहाँ पर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो स्टैलेग्माइट होता है ये जब इससे वाटर ड्रिप करता है तब ये ग्राउंड पर बनता है। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर स्टैलेग्माइट में जी लिखा हुआ है, तो आप जी से ग्राउंड याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जब यहाँ पे स्टैलेक्टाइट और ये जो स्टैलेग्माइट है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब यहाँ पर पिलर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हैंग फ्रॉम द केव रूफ, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च्ड अबोर्ड GSLV F-15। यहाँ पे कह रहे हैं कि GSLV F-12 के माध्यम से, यहाँ पर 15 होगा, के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी आपसे यहाँ पर इस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इट बूस्ट्स इंडियाज नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइमिंग डाटा। यह सटीक स्थिति और समय संबंधी डेटा प्रदान करके भारत की नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो नेविगेशन सिस्टम के लिए इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें, NVS-02 ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है और ये सेकेंड जनरेशन का सैटेलाइट है जिसको इसरो के द्वारा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। क्यों डिज़ाइन किया गया है? तो इंडिया का जो यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F-15 रॉकेट से। और ये इसरो का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था, क्योंकि इसको जब लॉन्च किया गया तो ये 100th नंबर का लॉन्च था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो 100th लॉन्च है तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने बात की कि लॉन्च व्हीकल जो है वो GSLV F-15 है। लिफ्ट ऑफ मास की बात करें, यानी कि जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उस टाइम पर इसका वेट था 2250 किलोग्राम। इसके लाइफ की बात करेंगे तो 12 ईयर्स तक का इसका लाइफ है।
पहले जो ओल्ड मॉडल हुआ करता था उसमें 10 ईयर्स था, लेकिन ये 12 ईयर इसका टाइम रहेगा। सैटेलाइट बस की बात करें तो ये जो सैटेलाइट बस होता है, ये सैटेलाइट स्पेस में कैसे सरवाइव करेंगे उसके लिए ज़रूरी चीज़ें प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये 1-2 के बस प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे है L1, L5 और S बैंड। ऑर्बिटल स्लॉट की बात करें तो इसको किस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, तो 111.75 डिग्री ईस्ट में इसको प्लेस किया गया है। वैसे ये चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर भी असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। असर्शन में लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर। यहाँ पे कहने हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसको नंबर में भी मेजर किया जा सकता है और परसेंटेज में भी। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड डिटेल्ड इंसाइट इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड ओवर टाइम। यहाँ पे कहना है कि अगर हम केवल निरपेक्ष संख्याओं में जनसंख्या वृद्धि को मापेंगे तो इसके साथ हमें बहुत ही डिटेल यानी कि विस्तृत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असर्शन सही है, रीज़न गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, रीड दी फॉलोइंग रिगार्डिंग के संजय मूर्तिज अपॉइंटमेंट एज कैग। यहाँ पे कह रहे हैं कि के संजय मूर्ति की कैग के रूप में नियुक्ति के संबंध में पढ़ें। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ें और सही वाला स्टेटमेंट आप बताइए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ही टुक चार्ज इन नवंबर 2024 आफ्टर द टर्म ऑफ गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद नवंबर 2024 में। सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कैग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहने की कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। तीसरा यहाँ पे लिखा है टर्म इज ओनली 5 ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पे कहने की कैग का टर्म 5 ईयर होता है और इसको रिपीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एरर है, इनका जो टर्म होता है ये 6 ईयर्स का होता है। एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, सिनोनिम्स का एंटोनिम्स हम आंसर मार्क करके आ जाते हैं और यहाँ पे 5 जो है ये भी एग्ज़ाम में जल्दी दिखता नहीं है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा एग्ज़ाम में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर 5 लिख दिया है तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैग से रिलेटेड सभी चीज़ों की बात करेंगे और सबसे पहले आपको कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 148 में अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की बात की गई है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। 149 में इनका ड्यूटीज़ और पावर दिया है। 150 में बताया गया है कि अकाउंट जो ये ऑडिट करेंगे उसका फॉर्म क्या होगा। 151 में बताया गया है कि इन्होंने जो अकाउंट ऑडिट किया है उसका रिपोर्ट कहाँ पर देंगे। तो ये 4 आर्टिकल इनसे रिलेटेड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम कैग की बात करेंगे। कैग इज ऑफन कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है क्योंकि टैक्स पेयर का जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है वो इसको सही तरीके से खर्च करते हैं या फिर नहीं, ये ऑडिट करने का काम इन्हीं का होता है। इनके हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, इनके लिए आर्टिकल 148 है जहां पर कैग के बारे में बताया गया है, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। इनके टेन्योर की अगर हम बात करें तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज इनका टेन्योर होता है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। इनका जो रिमूवल है वो सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है।
अगर हम इनके प्राइमरी ड्यूटीज एंड पावर की बात करें तो कैग अपना पावर डिराइव करते हैं कैग्स ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 से। यहाँ पर एक सवाल ये भी आना चाहिए कि जब इनके लिए आर्टिकल है तो फिर ये अपना पावर इस एक्ट से क्यों डिराइव करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आर्टिकल में चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं मेंशन की गई हैं। यहाँ पे ये जो एक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बताया गया है, तो यहाँ से ये अपनी पावर डिराइव करते हैं। अगर हम इनके ऑडिटिंग की बात करें तो ये गवर्नमेंट के सभी रिसीट्स और सभी एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते हैं। रिसीट्स का मतलब यहाँ पर होता है गवर्नमेंट की कमाई, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्चा, तो इनको इनके द्वारा ही ऑडिट किया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उनके अकाउंट को भी ये ऑडिट करते हैं अगर ज़रूरत होती है तब। इनका एडवाइजरी रोल भी आता है। ये प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि सेंटर और स्टेट का जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, और इन्हीं के एडवाइस पर प्रेसिडेंट इनको ऑर्डर करते हैं कि किस तरीके से उसका फॉर्मेट रहना चाहिए। अगर हम इनके इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस की बात करें तो इनका ऑफिस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रखा जाता है, जिससे कि ये किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में काम ना करें। टू इंश्योर द कैग कैन वर्क विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ये अपना काम कर पाएं, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि इनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई है। इनको अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट भी किया जाता है तो रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक इनका टर्म कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा, यहाँ पे इनका जो सैलरी है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिस पर वोटिंग नहीं की जा सकती, यानी इनका सैलरी जो है वो भी एक तरीके से फिक्स होता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है पोस्ट रिटायरमेंट। ये आगे जो होता है कोई भी ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसमें फिर से अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इनके रिपोर्टिंग प्रोसेस की बात करें तो ये जो कैग अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, वो 3 चीज़ों पर ये ऑडिट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इन सभी का रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। यहाँ पर ये चीज नोट करके लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इन द स्टेट्स द कैग सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नर हु लेज देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करते हैं। यही रिपोर्ट अगर स्टेट से रिलेटेड होता है तो वो गवर्नर को सबमिट किया जाता है और गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इनका जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाएँ। कैग जो होते हैं ये गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर की तरह काम करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट का होता है और ये एग्जामिन करते हैं कैग के रिपोर्ट को, और अगर वहाँ पर कोई भी इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं तो उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे ये है इनका रिलेशनशिप पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस। यहाँ पे कह रहे कि गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ये सेल से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन का इनका काम होता है। सेल से रिलेटेड चीज़ों को आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ पर हम जीएसटी काउंसिल के बारे में जानेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जीएसटी काउंसिल्स डिसीजन require what kind of majority of the votes of the members present and voting। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी जीएसटी काउंसिल का वोटिंग आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी,
3/4 यहाँ पर मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से अब हम जीएसटी काउंसिल को रिवाइज करेंगे। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। यानी जीएसटी का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उससे रिलेटेड डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। इट इज़ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक यूनिक एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ बैठते हैं और चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जीएसटी काउंसिल अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में आता है तो आर्टिकल 279A में आएगा और इसको ऐड किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको गठित किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा सितंबर 2016 में और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इनके कंपोजिशन की बात करें कि जीएसटी काउंसिल में कौन से मेंबर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हैं। सेकंड यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इसमें शामिल होते हैं। अगर हम स्टेट मेंबर्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये फाइनेंस या टैक्सेशन के जो मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं उनको वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेचर है वो भी एक एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, तो ये इसका कंपोजिशन है। वोटिंग मैकेनिज्म अगर हम यहाँ पर जाने तो ये जो वोटिंग सिस्टम है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि ना ही सेंटर अकेले कोई डिसीजन ले पाए और ना ही स्टेट गवर्नमेंट अकेले कोई डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कोरम सेट किया गया है कि जो भी 50% जो टोटल मेंबर हैं उनका 50% प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में, तभी मीटिंग स्टार्ट होगा। डिसीजन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो सभी डिसीजन को यहाँ पर 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि 75% जो वहाँ पर मेंबर्स होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका ये वेटेज निकल करके आना चाहिए। किसका यहाँ पे कितना वेटेज है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर 1/3 वेटेज होता है, यानी कि 33.3%। ऑल स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड 2/3 वेटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 33.3% ऑफ द वोट, नो डिसीजन कैन बी पास्ड विदाउट द सेंटर्स कंसेंट। यानी कि 75% का ये जो क्राइटेरिया रखा गया है किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए, ये अकेले ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कर सकता है और ना ही एक साथ सभी स्टेट मिलकर पूरा कर सकते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है तो सभी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 3/4 का मेजॉरिटी देना पड़ेगा, तब वो डिसीजन पास होगा। अगर हम जीएसटी काउंसिल के फंक्शन की बात करें तो काउंसिल का काम क्या होता है? रिकमेंडेशन देना। टैक्स के जो भी रेट होते हैं, किस आइटम का कितना टैक्स रखा जाना चाहिए, वो इसके लिए रिकमेंडेशन देंगे। इसके अलावा एग्जेम्पशंस, यानी कि कौन से गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स नहीं लेना है, टैक्स फ्री करना है, वो भी यही बताते हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट जो होता है, यानी कि किसी भी कंपनी का कितना टर्नओवर लिमिट होना चाहिए तब उनको जीएसटी से छूट दे दिया जाएगा, ये भी बताने का काम जीएसटी काउंसिल का होता है। मॉडल लॉज जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के जो लॉज होते हैं वो भी यही बनाते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के लिए, तो ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, याद रखिएगा। ये कैलेमिटी टैक्सेस भी लगा सकते हैं जब भी इनको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर, तो कैलेमिटी टैक्सेस को रेकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल से इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिफ्लेक्ट्स द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल और गवर्नर्स एसेंट टू बिल। यहाँ पर आपसे आर्टिकल 255 के बारे में पूछा हुआ है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन डजंट इनवैलिडेट लॉ इफ एसेंट इज गिवन।
इसका मतलब है कि अगर किसी बिल पर सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता। आर्टिकल 255 को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बिना प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के अप्रूवल के पास हो जाता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर इस पर सहमति दे देते हैं, तब भी ये लॉ वैलिड होगा, उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि इसको पास करने से पहले आपने प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लिया है तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। अगर रिकमेंडेशन नहीं भी लिया गया लेकिन पास होने के बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर ने सहमति दे दी है, तब भी वो लॉ वैलिड होगा। यानी छोटी मोटी गलतियां यहाँ पे अगर हुई हैं तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है बेसिकली। तो वो आर्टिकल 255 में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। यदि सहमति दे दी गई है तो प्रायर रिकमेंडेशन को छोड़ देने से भी कानून अमान्य नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस विच प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है, उसका कौन सा क्वालिटी नहीं बदलता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब भी लाइट एंटर करेगा एयर से किसी भी मीडियम में, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, स्पीड बदल जाएगा और एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम भी बदल जाएगा। ये एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है, ये साउंड वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट क्यों होता है। When light travels from one medium to another, its speed and wavelength change according to the density of the medium. However, frequency is a property of the source of the light, not the medium. यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस मीडियम के डेंसिटी की वजह से स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये लाइट के सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। जो लाइट का सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लाइट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है जहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा, लेंस, मिरर और जो ह्यूमन आई होता है, इन सभी को एक क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन इसी वजह से करने को कहा था क्योंकि यहाँ पर आपको अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा था कि जब रिफ्रैक्शन होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो स्पीड उसका चेंज हो जाता है। लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं देखा था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इसी डिटेल को ऐड करने के लिए ये जो यहाँ पर डेप्थ आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से ये प्रैक्टिस सेशन इम्पॉर्टेंट है। आपने कितना भी बेसिक कवर किया हो, जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसको मैंने लॉन्च किया था, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है किसी भी मीडियम में, इसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है मीडियम में, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ये स्पीड के साथ में चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका डुअल नेचर होता है। लाइट जो है ये वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल की तरह जब ये बिहेव करेगा तो उसको हम फोटोन कहते हैं। इसके अलावा लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव होता है। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ये वैक्यूम यानी जहाँ पर एयर भी ना हो, निर्वात होता है, वहाँ पर भी ये ट्रेवल कर लेती है। अब यहाँ से आपका सवाल आएगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव हम उसको कहते हैं जहाँ पर पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन और वेव के मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है
उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है। तो इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में इसका स्पीड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो झुक जाती है, यानी कि थोड़ा सा बेंड हो जाती है। उसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद उसी सेम मीडियम में वापस लौट जाती है तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये चीज़ें जाती हैं तो उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जाएगा, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पर हमने दो मीडियम बना दिए। पहला वाला मीडियम एयर है जो कि रेयरर मीडियम होता है। दूसरा मीडियम यहाँ पर ग्लास है जो कि इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट जब यहाँ पर एयर से ग्लास में एंटर करेगी, यानी कि दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो ये होता है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट स्लो डाउन होगी और नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले डेंसर मीडियम बना दें, मान लीजिए यहाँ पर हमने ग्लास रखा, दूसरा मीडियम रेयरर है यानी कि यहाँ पर एयर है। अब यहाँ पर लाइट अगर आती है तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटती हुई दिखाई देगी। तो ये होता है डेंस मीडियम से रेयर में जाने पर। और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम के द्वारा कितना वो झुक जाती है, उसका स्पीड कितना स्लो हो जाता है, वो मेजर किया जाता है। ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट आप लिखेंगे वैक्यूम में, फिर उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है इसका रेशियो लेने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट ऐसा होता है जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई देता है। ये वॉयलेट से लेकर रेड तक का कलर होता है जो हम देख पाते हैं। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि जो वायलेट कलर होता है इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। यानी जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। वहीं पर ये जो रेड कलर होता है इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ये चीज़ भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऑर्डर में लगाने के लिए दिया जाता है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और किसका वेवलेंथ। तो आप ध्यान रखिएगा कि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर डिक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो रेड कलर है ना, इसका आपको वेवलेंथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA एम्स टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विथ एडवांसमेंट्स इन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून की निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। सिंपल लैंग्वेज में ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था इसमें कहा गया था कि अब यहाँ पे जो एविडेंसेस दिए जाते हैं उनको भी डिजिटाइज कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर होगा। ये चेंजेस किए गए थे। जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा दिया है और पेड टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अलग से इसका PDF दिया है जिससे कि आप सभी इसको रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। असर्शन और रीज़न पढ़ करके आपको करेक्ट वाला आंसर बताना है। असर्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज ए सिविलियन साइंस अवार्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिविलियन साइंस अवार्ड है। रीजन में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्राइमरली मेजर्स डिस्पैरिटीज बिटवीन जेंडर्स इन विच की एरियाज। यहाँ पे देखिए फिर से रिपोर्ट से आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो 2025 के एग्जाम में। वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में किन क्षेत्रों में असमानताओं को मेज़र किया जाता है, यानी आपको एरियाज बताने हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। यहाँ पर 4 पिलर्स को कंसीडर किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम डिटेल में जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। मेजरमेंट स्केल यहाँ पर यूज़ होता है 0 to 1 और यही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था स्टेनो में। यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री का स्कोर 1 आता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फुल पैरिटी है, जो मेल और फीमेल जेंडर हैं वो एक समान ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन अगर स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इम्पैरिटी है, यानी कि जो मेल और फीमेल हैं उनके बीच में समानता नहीं है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था स्टेनो में। स्टेनो में पूछा गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स से और उसका स्कोर पूछा हुआ था। यहाँ पर 4 पिलर को कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें ये देखा जाता है कि जो भी मेल एंड फीमेल हैं इकोनॉमी में कितना उनका पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी उनको कितनी दी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने में मेल और फीमेल के बीच में गैप ना हो, ये देखा जाता है। तीसरा यहाँ पे आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल। चौथा यहाँ पे है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वहाँ पर वुमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को 4 पिलर्स पर मेजर किया जाता है। अब हम यहाँ पर 2025-26 के रिपोर्ट की बात करेंगे। 2025-26 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में ये बताया गया कि ग्लोबल पैरिटी स्कोर, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल पैरिटी स्कोर है वो है 68.8%। ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड लेवल पर मेल और फीमेल के बीच में कितना यहाँ पर डिफरेंस है जेंडर को लेकर के। टाइम टू पैरिटी, यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर इसी के अकॉर्डिंग पैरिटी रेट चलता है तो मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करने में 123 ईयर्स लग जाएंगे, यानी जेंडर के बीच में जो गैप है उसको फिल करने में 123 ईयर लग जाएंगे। ये 2025-26 के रिपोर्ट में बताया गया। यहाँ पर टॉप रैंक पर आता है आइसलैंड, जो कि यहाँ पे टॉप नंबर पे है 16 कंजिक्यूटिव ईयर से, यानी कि 16 साल से लगातार ये टॉप नंबर पे बने हुए हैं। बेस्ट रीजन की अगर हम बात करें तो यूरोप जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी देखा गया था। यहाँ पर हम इंडिया के स्टेटस की बात करेंगे कि हमारा इसमें क्या रैंक है। तो यहाँ पर 148 कंट्रीज़ को कंसीडर किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक है 131st। ओवरऑल स्कोर इंडिया का है 64.1%। तो इंडिया में कौन से पिलर यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं? तो इंडिया में जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड पिलर में देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें खराब हैं? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन खराब है, क्योंकि यहाँ पे वेमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी कम है, क्योंकि वुमेन को हाई लेवल मिनिस्ट्रियल रोल में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है।
हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो खराब है, तो ये भी देखा गया है। केवल जो एजुकेशन वाला पिलर है इसमें इंडिया ने अच्छा किया है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आसपास कंट्रीज़ के रैंक क्या हैं। तो यहाँ पर बेस्ट रैंक आया है बांग्लादेश का 24th नंबर पे, नेपाल 125th, श्रीलंका 130th एंड पाकिस्तान का यहाँ पर 148th आया है, जो कि एकदम लास्ट पर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। थंगटा इज अ ट्रेडिशनल मार्शल डांस एसोसिएटेड विथ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे थंगटा एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है, वो किस स्टेट का है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे मार्शल आर्ट की बात आ ही गई है, तो जो भी इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट है उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखेंगे कलारीपयट्टू, ये केरला का मार्शल आर्ट है। इसको मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा जाता है। यहाँ पर फोकस किया जाता है स्ट्राइक, किक एंड वेपनरी, जैसे कि उर्मी, जो कि फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होता है उसको उर्मी कहते हैं, यहाँ पर इसका यूज होता है। ये चीज़ स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। SRD प्रसाद जो हैं ये कलारीपयट्टू से रिलेटेड हैं, इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिलंबम, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैम्बू स्टाफ का यूज़ किया जाता है और जो भी प्रैक्टिस करते हैं सिलंबम को वो एनिमल इंस्पायर्ड यहाँ पे फुटवर्क और स्टांसेस को दिखाते हैं, यानी मूवमेंट थोड़ा सा एनिमल इंस्पायर्ड होता है। गुड टू वरी सही की बात करें तो ये भी तमिलनाडु का ही मार्शल आर्ट है और ये अनआर्म्ड वर्जन है सिलंबम का। इसको हम इम्पटी हैंड कॉम्बैट भी कहते हैं। इसके अलावा काठी सामू में मार्शल आर्ट है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का। स्क्वे यहाँ पर कश्मीर का हो जाएगा। गटका जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर सोटी यानी कि वुडन स्टिक और फारी यानी कि लेदर शील्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये कीवर्ड मैंने इस वजह से लिखा है कि क्या पता डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मलखम जो है ये मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आप महाराष्ट्र भी आंसर मार्क कर सकते हैं। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। थंगटा यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड है और क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। थंग का मतलब होता है स्वॉर्ड और ता का मतलब होता है स्पीयर। ये एक ब्रॉडर सिस्टम का पार्ट है जिसको हुएन लैंगलॉन कहते हैं, इसी का पार्ट है थंगटा। इसके अलावा मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट हो जाएगा, जिसको मराठास के द्वारा डेवलप किया गया था और ये जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस होते हैं वहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर इसको एक तरीके से डेवलप भी किया गया था उसी चीज़ के लिए। यहाँ पर यूज़ किया जाता है पाट यानी कि गॉन्टलेट स्वॉर्ड एंड विथ यानी कि कॉर्डेड लैंस का। पैका अखाड़ा उड़ीसा से रिलेटेड है। ये जो है पैकास जो होते थे उनके लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम था, लेकिन अगर आपसे पारी खंडा पूछा जाएगा तो ये बिहार का हो जाएगा। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, परी खंडा और पैका अखाड़ा। तो ये बिहार का जो है इसको राजपूत्स के द्वारा डेवलप किया गया था। परी का मतलब होता है शील्ड और खंडा का मतलब होता है स्वॉर्ड। इसके जो भी स्टेप होते हैं वो थोड़ा बहुत छऊ डांस में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये इमेज भी है, इससे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्री। यहाँ पे कहने कि इनमें से कौन सा इंडस्ट्री का पेयर हैवी इंडस्ट्री में आएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे सीविंग मशीन दिया है, पेंट ब्रशेस है, वॉच एंड पेंट ब्रश है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज वायर, ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज वाइल द गवर्नर इज। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल यानी राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका चुनाव नहीं होता, इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नर की बात आ ही गई है
तो गवर्नर से रिलेटेड चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। ये स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं नॉमिनल। इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो गवर्नर के लिए सबसे पहले आर्टिकल 153 देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट में गवर्नर होने चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे आर्टिकल 154 है। यहाँ पर कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का वो गवर्नर में निहित होगा। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 155 में दिया हुआ है। इनका टर्म दिया गया है, टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 156 में। ये 5 साल के लिए जनरली यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये अपने ऑफिस में बने रहते हैं। आर्टिकल 157 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 158 में कंडीशंस ऑफ ऑफिस बताया गया है कि ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए हुए होना चाहिए। 159 में ओथ के बारे में बताया गया है। 160 में ये बताया गया है कि कोई भी कंटिजेंसीज आता है तो वहाँ पर ये अपने फंक्शंस को कैसे करेंगे। इसके अलावा गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है यानी कि क्षमा दान की शक्तियाँ वो आर्टिकल 161 में दिया हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है गवर्नर, इनका पार्डनिंग पावर थोड़ा सा कम होगा प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। आर्टिकल 200 बात करता है एसेंट टू बिल्स की। जो भी एसेंट के लिए विथ होल्ड किया गया है, कोई भी बिल या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया है तो उस पर जो मंजूरी है इससे रिलेटेड चीज़ें आर्टिकल 200 में दी गई हैं। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 361 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं उन पर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी जब तक वो ऑफिस में बने हुए हैं, यानी जब तक वो अपने पोस्ट पर हैं तब तक उनके खिलाफ में कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है, द वेस्टर्न घाट्स आर ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। What is currently considered the most significant threat to its endemic species beyond general habitat loss? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवास क्षति के अलावा स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? यहाँ पे हैबिटेट का लॉस तो हो रहा है लेकिन इसके अलावा जो थ्रेट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रोडक्शन टू इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनका प्रवेश इनके एंडेमिक नेचर को थोड़ा सा खतरा यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री माउंटेन्स आर ए माउंटेन रेंज that runs parallel to the western coast of the Indian Peninsula। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन्स कहा जाता है और ये रेंज वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। अगर आपसे वेस्टर्न घाट का फैलाव यानी कि स्ट्रेच पूछा जाएगा तो ये लगभग 1600 किलोमीटर ये फैला हुआ है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के कन्याकुमारी पर एंड होता है। कौन कौन से स्टेट में वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऑप्शन में स्टेट दे करके पूछा जाता है। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो ईस्टर्न घाट है जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और पेनिनसुला के यहाँ पर फैला हुआ है, ये थोड़ा सा कंटिन्यूअस नहीं है। इनमें बहुत सारी नदियाँ फ्लो होती हैं तो ये बीच बीच में कंटिन्यूअस नहीं देखने को मिलता। लेकिन हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ गैप देखने को मिलते हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गैप हैं उनको हम घाट कहेंगे। थाल घाट जो है ये कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है।
पलक्कड़ गैप या फिर पाल घाट ये केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाएगा तो ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक अनामुदी देखने को मिलेगा। इसका हाइट हो जाएगा 2695 मीटर, केरला में लोकेटेड है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पर, ये भी आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में। वेस्टर्न घाट जो है ये एक बहुत ही जायंट वॉल यानी कि एक विशाल दीवार की तरह काम करता है, जहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून इंटरसेप्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मॉनसून का जो विंड आता है वो इनसे टकरा करके यहीं पर रेनफॉल कर देता है। तो जब भी माउंटेन से यहाँ पर रेनफॉल होगा उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जिस तरफ रेनफॉल होता है उसको हम विंड वर्ड साइड कहते हैं, और इसके अपोजिट साइड यानी कि यहाँ पर बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता, इसको हम ली वर्ड साइड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए 2 कमेटीज बनाई गई थी। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि वेस्टर्न घाट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था 2012 में, क्योंकि यहाँ पर हाई एंडेमिज्म देखने को मिलता है। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी, बाकी कहीं पर नहीं मिलती। तो इसका कौन कौन सा की स्पीसीज है, तो लॉयन टेल्ड मकैक जो कि इंडेंजर्ड है, नीलगिरी ताहर जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, मालाबार जायंट स्क्वेरल। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पर ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी होता है। 16 ग्रासलैंड भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए कमेटीज बनाई गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण और माइनिंग किया जा रहा था। इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से 2 कमेटीज बनाई जाती हैं। गडगिल कमीशन बनाया जाता है 2011 में, और ये कहते हैं कि इंटायर वेस्टर्न घाट्स टू बी डिक्लेयर्ड एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इनका कहना था कि पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना देना चाहिए, जिससे कि उसका और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके। लेकिन इनका रिपोर्ट थोड़ा एक्सट्रीम था तो इसको नहीं माना जाता। बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी आता है 2013 में, और ये बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि वेस्टर्न घाट का 37% एरिया जो है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है, निसार्स ऑर्बिट रेजिम इज। निसार की कक्षा यानी कि ऑर्बिट व्यवस्था क्या है। इसका मतलब ये है कि जो निसार है उसको किस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होगा, तो ये जो अर्थ है ना, ये इसके पोल यानी कि नॉर्थ से साउथ इस तरीके से ये यहाँ पर जाएगा, जिससे कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। तो इसको पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। निसार मिशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये एक ज्वाइंट मिशन है यूनाइटेड स्टेट की स्पेस एजेंसी नासा और इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो जो है इनके बीच में। ये ऐसा पहला सैटेलाइट होगा जहाँ पर 2 अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसीज का यूज़ किया गया है, एल बैंड और एस बैंड का, जो कि पूरे अर्थ को जो भी लैंड और आइस सरफेस है उसको 12 दिन में ही मैप कर देंगे। यहाँ पर अब हम और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। लॉन्च व्हीकल यहाँ पे था इसरो का GSLV F-16, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है F-16, उसी से इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ऑर्बिट का नाम भी मेंशन किया हुआ है मैंने, जिससे कि आपको चीज़ें डिटेल में याद रहें। ऑर्बिट पूछा हुआ है क्वेश्चन में। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इसकी हाइट यहाँ से हो जाएगी 747 किलोमीटर। ये कोलैबोरेशन है नासा एंड इसरो का। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि नासा इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है और इसरो यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है। नासा यहाँ पे एल बैंड रडार
और 12 मीटर रिफ्लेक्टर एंटेना प्रोवाइड कर रहा है। इसरो यहाँ पर एस बैंड रडार और स्पेस क्राफ्ट बस और लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये जो निसार मिशन है ये यूनिक क्यों है? तो निसार इज डिजाइन टू सी थ्रू क्लाउड, रेन एंड डार्कनेस। निसार मिशन जो है यहाँ पे जो सैटेलाइट है ये क्लाउड के आर पार देख सकेंगे, रेन या डार्कनेस में भी ये देख सकते हैं, जिससे कि पूरे अर्थ का मॉनिटरिंग हो पाए। कोई भी वेदर हो यानी लाइट हो या ना हो, वेदर ठीक हो या ना हो, सभी कंडीशन में ये सैटेलाइट पूरे अर्थ को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर पाएगा। यहाँ पे जो डुअल बैंड रडार हैं, जैसा कि एस यहाँ पे बैंड है जो इसरो दे रहा है, एल बैंड का रडार नासा के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ से आप याद रखेंगे एल का मतलब होता है लार्ज, तो ये जो एल बैंड है इसका वेवलेंथ लॉन्ग है 24 सेंटीमीटर का, जिससे कि डीप फॉरेस्ट में भी देखा जा सकेगा। सॉइल का मॉइस्चर और बायोमास जो है वो भी यहाँ पे देखा जा सकेगा। एस बैंड जो है, एस का मतलब होता है शॉर्ट, तो इसका वेवलेंथ शॉर्ट है 12 सेंटीमीटर का, जो कि हैवी रेन, सी आइस और क्रॉप यील्ड्स को यहाँ पर मॉनिटर करने के काम आएगा। इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है हाई प्रिसिजन। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के सरफेस में 0.4 इंचेस यानी कि 1 सेंटीमीटर का भी अगर चेंज होगा तो उसको डिटेक्ट करने में कैपेबल है। और इतने ज़्यादा प्रिसिजन के साथ में इतना ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर साइंटिस्ट को मिलेगा तो वो अर्थ के छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पर देख पाएंगे। ग्राउंड लेवल पे जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, उन सभी को समझा जा सकेगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? नेचुरल हजार्ड्स यानी कि अर्थक्वेक प्रोन फॉल्ट कौन से हैं, एक्टिव वॉल्केनो, लैंडस्लाइड जोन कौन से हैं, वो भी यहाँ पर मैप किया जा सकेगा, जिससे कि अर्ली वार्निंग दिया जा सके। क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लेशियर अगर मेल्ट होता है, आइस सीट जो हिमालय या पोलर रीजन में है वो मेल्ट होता है तो मेजर किया जा सकेगा। इकोसिस्टम यहाँ पे है, तो जो भी कार्बन स्टोरेज होता है फॉरेस्ट में और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उनमें चेंजेस को मेजर किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, जैसे कि फ्लड को मैप किया जाएगा, ऑयल स्पिल कहाँ पर हो रहा है, जिससे कि एड भेजी जा सके, रिकवरी जल्दी से किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों में निसार सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने निसार से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर करंट अफेयर्स करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर इसको आप कंसीडर कीजिए, विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पढ़ करके बताइए। पहला स्टेटमेंट है द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट हैज़ नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास लोकसभा के रिगार्डिंग ऐसा कोई पावर नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग नहीं कर सकते, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास भी लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 25 MCQs कंप्लीट किए हैं। अब हम 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर पहला करंट अफेयर्स है द रिलोस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रिलोस एग्रीमेंट साइन किया गया था दिसंबर 2025 में इंडिया और रशिया के बीच में। सबसे पहले आपसे यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फुल फॉर्म यहाँ पर है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। क्यों इसको साइन किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दिस इज द बाइलैटरल मिलिट्री पैक्ट allows the armed forces of both nations to access each other's facilities for refueling, repair and maintenance। ये एक तरीके से मिलिट्री पैक्ट है जिसके द्वारा दोनों कंट्रीज़ के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि रिफ्यूलिंग किया जा सके। कोई भी अगर यहाँ पे रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। ये सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड करता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक रीच का इनटू द आर्कटिक रीजन
एंड रशियन फार ईस्ट। ये सिमिलर है लेमोआ पैक्ट के, जो कि इंडिया ने यूएसए के साथ में साइन किया था। इट हेल्प्स मेंटेन रशियन ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म। तो जो भी रशिया ओरिजिन का यहाँ पे हमारे पास वेपन्स है मिलिट्री से रिलेटेड, वो अभी भी 60 to 70% है, तो उसको मेंटेन करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में किसी न किसी में पूछा जाएगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स है, फिनो पेमेंट्स बैंक बिकेम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गेट आरबीआई अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो फिनो पेमेंट बैंक है, ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है जिसको आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज करने के लिए। आरबीआई ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, आरबीआई ने इसको सैद्धांतिक रूप से अप्रूव कर दिया है। अगर किसी भी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना होता है तो उनको कम से कम 5 साल से ऑपरेशनल होना चाहिए। तो ये जो फिनो पेमेंट बैंक था, इसको 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेशनल रहा है। इस वजह से इसको ये अप्रूवल दिया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद फिनो पेमेंट बैंक क्या क्या कर सकता है, तो ये अब लोन ऑफर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकते हैं, जो कि पेमेंट बैंक नहीं कर पाते थे। तो ये अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए हैं, तो लोन ऑफर करेंगे और क्रेडिट कार्ड भी दे सकेंगे। इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बनाया गया है? टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज, यानी कि जो रूरल एरियाज में जहाँ पर बैंक की भी सुविधा नहीं है, उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ दिया जाए। इस वजह से ये अप्रूवल दिया गया। 25% जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस होते हैं वो वहाँ पर होने चाहिए जहाँ पर रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। थर्ड यहाँ पे करंट अफेयर्स आता है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, जो कि 2025 में हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके बीच में हुआ, तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ। कौन सा एडिशन था, तो ये 5th नंबर का एडिशन था। कहाँ पर हुआ, यानी कि लोकेशन पूछा जाएगा, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में राजस्थान में हुआ दिसंबर 2025 में। द इंडियन आर्मी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डोगरा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी को डोगरा रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया, यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। मलेशिया से 25th बटालियन ऑफ द रॉयल मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। ये जो एक्सरसाइज है ये फोकस करता है सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर, जो कि यूएन के अंदर भी बताया गया है, यानी यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं पीस मेंटेन करने के लिए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर प्रैक्टिस की गई और एक्सरसाइज करने से चीज़ें यहाँ पर सही से हो जाती हैं। ये जो एक्सरसाइज था इस बार यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया गया, जैसे कि आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन एंड योगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4th करंट अफेयर्स है, प्रोजेक्ट महादेवा इज अ स्टेट वाइड फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट महादेवा कहाँ पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? तो ये एक फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, यानी छोटे लेवल पर भी जो 13 साल के अंदर अंदर फुटबॉल टैलेंट है उसको पहचाना जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए 5-year फुल स्कॉलरशिप, यानी इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको 5 साल तक पूरा स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनका एकेडमिक्स भी देखा जाएगा और ट्रेनिंग भी। 60 चिल्ड्रन को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, 30 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स को। तो फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 5th यहाँ पे करंट अफेयर्स है, द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। इसको लॉन्च किया गया पंचकुला हरियाणा में। तो ये आप याद रखेंगे, 11th नंबर का था, ये भी याद रखेंगे। इस बार का इसका थीम रखा गया विज्ञान से समृद्धि, साइंस फॉर प्रॉस्पेरिटी। 6 to 9 दिसंबर 2025 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द
Ministry of Earth Sciences and coordinated by IITM Pune. It focused on 5 key theme. यहाँ पर 5 चीज़ों पर फोकस किया गया: बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस। ये जो एडिशन था यहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये 5 करंट अफेयर्स हैं। वन लाइनर में भी आप ध्यान रखेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड हैं उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पर हमने जीके के प्रैक्टिस सेशन का क्लास 5 किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 4 क्लासेस हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। 25 MCQs को डिटेल में हमने समझा और करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर रिवाइज किया है। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लास देखने के बाद रिवीजन ज़रूर किया कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।